रात 10 बजे डीडी नेशनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन ने शुक्रवार को मैरीन फिशरीज सेंसस 2025 का किया शुभारंभ। सभी मछुआरों के साथ साथ मछली पकड़ने वालों को सेंट्रल स्कीम के तहत वित्तीय लाभ लेने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करने का दिया निर्देश। किसानों के हित में राजस्थान के कृषि विभाग ने उठाया कड़ा कदम। बीज उत्पादन कार्यक्रम में भाग न लेने के चलते कुछ कंपनियों के पंजीकरण प्रमाण पत्र किए निरस्त। राज्य के कृषि मंत्री डॉक्टर करोड़ी लाल ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को उच्च क्वालिटी के बीज, उर्वरक और पेस्टिसाइड उपलब्ध करवाने के लिए सदैव प्रयासरत। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के हित में उठाया अहम कदम। फसलों की समय पर सिंचाई कर उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को मात्र 5 रुपए में बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराकर सस्ती बिजली कराई जा रही है उपलब्ध। राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में 2 दिवसीय भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस 2025 संपन्न। सम्मेलन में दुनिया भर से 80 देशों के प्रतिनिधियों, निर्यातकों, नीति निर्माताओं और टेक्नोलॉजी विशेषज्ञों ने लिया भाग। समाचार अब विस्तार से। केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन ने शुक्रवार को मैरीन फिशरीज सेंसस 2025 लॉन्च किया और सभी मछुआरों के साथ साथ मछली पकड़ने वालों को सेंट्रल स्कीम के तहत फाइनेंशियल फायदा लेने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि यह एडिशन भारतीय फिशरीज के इतिहास में पहला पूरी तरह से डिजिटाइज डेटा कलेक्शन होने के कारण एक बड़े टेक्नोलॉजिकल बदलाव को दिखाता है। जनगणना में हिस्सा लेने वाले सभी अधिकारियों और गिनती करने वालों से कहा गया कि वे पक्का करें कि सभी मछुआरे और मछली पकड़ने का काम करने वाले लोग नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म NFDP पर रजिस्टर्ड हों। 45 दिन तक चलने वाली ये देशव्यापी एन्यूमरेशन 3 नवंबर से 18 दिसंबर तक की जाएगी, जिसमें 9 तटीय राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के 4000 मैरीन फिशिंग गांवों में 1.2 मिलियन से ज़्यादा मछुआरे परिवारों को कवर किया जाएगा। कुरियन ने मैरीन फिशरीज सेंसस को डिजिटल और डेटा ड्रिवन फिशरीज गवर्नेंस की ओर भारत के कदम में एक मील का पत्थर बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सहयोजना के तहत फायदा पाने के लिए ये ज़रूरी है और इसकी ज़रूरत है। सिर्फ वह मछुआरे और मछली पालने वाले किसान ही केंद्र सरकार से फाइनेंशियल मदद पाने के लिए लायक होंगे जो पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं। भारत और नीदरलैंड के बीच कृषि पर संयुक्त कार्य समूह JWG की 8वीं बैठक शुक्रवार को कृषि भवन नई दिल्ली में आयोजित हुई। बैठक की सह अध्यक्षता भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग DANFW की संयुक्त सचिव प्रिया रंजन और नीदरलैंड के कृषि, प्रकृति एवं खाद्य गुणवत्ता मंत्रालय के गुइडो लैंडी ने की। दोनों पक्षों ने अपने अपने कृषि क्षेत्रों में वर्तमान प्राथमिकताओं, चुनौतियों और नई पहलों पर विचारों का आदान प्रदान किया। सह अध्यक्षों ने कृषि क्षेत्र में दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक सहयोग को बढ़ाने में JWG तंत्र के महत्व पर बल दिया। बैठक में सहयोग के मौजूदा क्षेत्रों की भी समीक्षा की गई और पादाप स्वच्छता सहयोग, बीज क्षेत्र, पशुपालन और डेयरी खाद्य प्रसंस्करण, खाद्य सुरक्षा, चक्रीय कृषि, ग्रीन हाउस प्रौद्योगिकियां, ज्ञान आदान प्रदान, नवाचार और प्राकृतिक रूप से हवादार पॉली हाउस सहित संभावित नए अवसरों की खोज भी की गई। किसानों को गुणवत्ता युक्त खाद बीज उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं।
इसी कड़ी में राजस्थान के कृषि विभाग द्वारा बीज उत्पादन कार्यक्रम में भाग न लेने के चलते कुछ कंपनियों के पंजीकरण प्रमाण पत्र निरस्त कर दिए गए हैं। इस अवसर पर राजस्थान के कृषि मंत्री डॉक्टर करोड़ी लाल ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को उच्च क्वालिटी के बीज, उर्वरक और पेस्टिसाइड उपलब्ध करवाने के लिए सदैव प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि किसानों को निम्न गुणवत्ता के खाद, बीज और पेस्टिसाइड उपलब्ध करवाने वाली विनिर्माता कंपनियों और दुकानदारों पर सख्त रुख अपनाते हुए लाइसेंस निरस्तीकरण तक की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कृषि मंत्री डॉक्टर करोड़ी लाल द्वारा श्री गंगानगर व हनुमानगढ़ जिले के कई इलाकों में बीज उत्पादन व बीज का निरीक्षण किया गया। उन्होंने बताया कि प्रमाणीकरण प्रक्रिया के नियम अनुसार बीज उत्पादक संस्था द्वारा एक सीजन में न्यूनतम 40 हेक्टेयर एवं एक वर्ष में न्यूनतम 100 हेक्टेयर का बीज उत्पादन कार्यक्रम लिया जाना आवश्यक है। अगली खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के हित में अहम कदम उठाया है। अधिक से अधिक किसान अपनी फसलों की सिंचाई समय पर कर उत्पादन बढ़ा सकें, इसके लिए सरकार द्वारा किसानों को कम दरों पर बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराकर सस्ती बिजली मुहैया कराई जा रही है। गौरतलब है कि मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा ग्रामीण, घरेलू, कृषि, सिंचाई एवं शहरी क्षेत्र के BPL श्रेणी के उपभोक्ताओं को मात्र 5 रुपये में बिजली कनेक्शन दिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश की मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी कार्य क्षेत्र के ग्रामीण, घरेलू एवं कृषि तथा शहरी क्षेत्र के BPL श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए सरल और सुविधाजनक तरीके से केवल 5 रुपये में नवीन बिजली कनेक्शन प्रदान किए जा रहे हैं। उपभोक्ताओं को सरल संयोजन पोर्टल के माध्यम से आवेदन करते ही निर्धारित समय विधि में घर बैठे ही नए कनेक्शन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस योजना में अब तक कुल 44,709 ग्रामीण क्षेत्रों में नवीन घरेलू बिजली कनेक्शन तथा 65,539 सिंचाई पंप कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं। इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में BPL कार्ड धारक उपभोक्ताओं को 5 रुपये में कुल 22,106 कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं। और हर साल जैसे ही फसल की कटाई का मौसम आता है तो पराली जलाने की समस्या फिर से चर्चा में आ जाती है। इससे न केवल वायु प्रदूषण बढ़ता है बल्कि मिट्टी की उर्वरता भी प्रभावित होती है। इसी समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI के प्रयासों के बारे में अभियांत्रिकी संभाग के अध्यक्ष डॉक्टर PK साहू से बात की हमारे सहयोगी शमीम अख्तर ने। केंद्र सरकार की तमामतर कोशिशों के बावजूद पराली जलाने की घटनाएं अब भी कुछ सामने आ रही हैं। इसी के समाधान पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के IARI में कृषि अभियांत्रिकी संभाग के अध्यक्ष डॉक्टर PK साहू। केंद्र सरकार का तो बहुत सारे योजनाएं चलाई जा रही है। 2018-19 से एक CRM क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट उसके ऊपर एक स्कीम चलाया जा रहा है और उस स्कीम के अंतर्गत आपको क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट के लिए जो मशीनरी है उसके लिए अच्छे खासे सब्सिडी दिया गया है। SMM सबमिशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन जो सब्सिडी वगैरह देते हैं अलग अलग मशीन खरीदारी के लिए। इसके साथ साथ नाबार्ड भी कुछ स्कीम्स निकाल रखे हैं। कई सारे राज्य सरकार भी केंद्र सरकार की जो सहायता है उसके साथ साथ राज्य सरकार भी वो सहायता के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जो बड़े बड़े कॉरपोरेट सेक्टर वो भी आगे आ रहे हैं क्योंकि सबको मिलके करना है। मोटे तौर पे कहा जाए कि पराली जलाने की जो समस्या है इसको किस तरह से मतलब इसका समाधान निकाला जा सकता है, कि क्या तरीके हैं इसके? तरीका तो 2 ही है। हम ये उसको ब्रॉडली अगर क्लासिफाई किया जाए, एक एक्सीटू कहते हैं, हम एक इंसिटू कहते हैं। अगर सीधे शब्द में मैं समझाऊं, इंसिटू का मतलब पराली को वहीं ज़मीन के साथ मिट्टी के साथ मिला दिया जाए और मिला के उसके ऊपर बुवाई कर दिया। पूसा डिकम्पोजर जो पराली को गलाने में ज़्यादा मदद करता है उसको पहले छिड़काव कर देते हैं। छिड़काव करने के बाद उसको फिर मिट्टी के साथ मिला के उसके ऊपर करते हैं। अभी हमारे संभाग में एक मशीन हम लोगों ने निर्मित किया है जिसमें आपकी जो पराली है उसको काटना, उसके ऊपर जो फफूंदी का घोल जो है उसको छिड़काव करना है और उसको मिट्टी के साथ मिलाना है। मिट्टी के साथ मिलाने के बाद उसके ऊपर फिर आपकी गेहूं का सोइंग भी कर देता है। और दूसरी जो ये है उसको हम कहते हैं एक्सीटू मैनेजमेंट, मतलब पराली को वहाँ से हटा देना है। और हटा के कैसे? बेल के आकार में बेल बना के। बेल का भी कई तरीके का इस्तेमाल होता है। जैसे हमारे यहाँ संभाग में हमने
कहते हैं आप उसको पशुओं के लिए फीड ब्लॉक बनाइए। ये फीड ब्लॉक क्या है? हम उसको ईंट जैसा, ब्लॉक मतलब ईंट जैसा उसको बना के, जैसे उसमें कार्बोहाइड्रेट रहेगा, प्रोटीन रहेगा और उसमें खल भी मिलाया जाता है, आपकी चुन्नी चोकड़ मिलाया जाता है, साथ में मिनरल्स मिक्सर मिलाया जाता है, विटामिन्स की भी मिलाया जाता है और उसको संतुलित आहार मिलता है। इस सरकार की बहुत सारी स्कीमें हैं जो पराली जलाए जाने के समाधान को लेके हैं, तो इसका ज़मीनी स्तर पर कितना असर दिखाई पड़ रहा है? 2018 से लेकर के 2024 लास्ट ईयर का जो आंकड़ा है 75.4% की गिरावट है जो आपकी फार्म फायर्स की। फार्म फायर के जितनी भी घटनाएं आ रही हैं, ये क्या सिर्फ पराली जलाने से है या कुछ और कारण है? अंगीठी लगा के कोई बैठ गया, वो अगर सैटेलाइट के जरिए कैप्चर होता है, वो फायर भी आपको फार्म फायर के हिसाब से गिनती होती है। धीरे धीरे ये सब पराली जलाने का संख्या और कम हो जाएगा। सिविल सोसाइटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या हम लोग के भी कुछ जिम्मेदारी तो है, तो हम लोग भी उसके अवेयरनेस तो कर सकते हैं। कैमरामैन विकी राजपूत के साथ किसान समाचार के लिए मैं शमीम अख्तर, दिल्ली। राजस्थान के पाली और जालौर जिलों में भीड़ों में संक्रामक बीमारी फैलने पर पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने चिंता जताई है। उन्होंने अधिकारियों को त्वरित उपचार और बचाव के निर्देश दिए हैं। पाली और जालौर में विशेष चिकित्सा टीमें भेजी गई हैं। जालौर के आहोर क्षेत्र में 40 सदस्यों की 12 टीमें लगातार सर्वे और उपचार कर रही हैं। अब तक 9,000 से अधिक भीड़ों का सर्वे किया जा चुका है। संक्रमित भीड़ों के ब्लड सैंपल और नेजल स्वैब जांच के लिए भेजे गए हैं। स्थिति वर्तमान में नियंत्रण में बताई गई है। पाली जिले में भी कुछ मामले सामने आए हैं। चाणौद गांव में सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं और उपचार जारी है। मंत्री ने अधिकारियों को गांव-गांव सर्वे और त्वरित उपचार के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार ने कहा है कि पशुधन की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। पशुपालकों से अपील की गई है कि वे टीकाकरण कराएं, बीमार पशु को अलग रखें और किसी भी संक्रमण की स्थिति में निकटतम पशु चिकित्सालय से संपर्क करें। अगली खबर, मध्य प्रदेश सरकार ने शहरी क्षेत्रों के आसपास देसी सब्जियों की नई एवं उन्नत किस्मों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत 40% अधिकतम 24,000 प्रति हेक्टेयर तक का अनुदान देने की घोषणा की है। औद्योगिकी विभाग के आयुक्त अरविंद दुबे ने बताया कि ये योजना सभी 10 संभागों के नगरीय क्षेत्रों के आसपास लागू की जा रही है। इसमें तोरई, लौकी, करेला, टिंडा, बैगन, खीरा, पालक, चौलाई, शकरकंद, अरबी, परवल, मूंगा आदि पारंपरिक सब्जियों की उन्नत किस्मों के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाएगा। किसान MPFSTS पोर्टल mpfsts.mp.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनके पास स्वयं की भूमि और सिंचाई सुविधा है। साथ ही विभाग द्वारा लाभार्थियों को सब्जी उत्पादन तकनीक और विपणन का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में 2 दिवसीय भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस 2025 संपन्न हो गया। एपिडा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय और अन्य सरकारी व औद्योगिक संस्थाओं के सहयोग से आयोजित इस सम्मेलन में दुनिया भर से 80 देशों के प्रतिनिधियों, निर्यातकों, नीति निर्माताओं और टेक्नोलॉजी विशेषज्ञों ने भाग लिया। एपिडा का प्रतिनिधित्व कर रहे डॉक्टर तरुण बजाज ने कहा कि भारत न केवल निर्यात मात्रा में अग्रणी है बल्कि गुणवत्ता मानकों के मामले में भी वैश्विक मानकों के अनुरूप है। उन्होंने बताया कि भारत सालाना 21 मिलियन मैट्रिक टन से अधिक चावल का निर्यात करता है। भारतीय चावल निर्यातक संघ IREF के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम गर्ग ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने में चावल उद्योग मुख्य भूमिका निभाएगा। जो है बहुत बड़ा इम्पोर्ट रोल है राइस का 2047 के विकसित भारत के अंदर। इसीलिए भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस, उसका मकसद यही है कि 2047 का जो विजन है उसको साकार किया जाए। उसके अंदर अगले 6 महीने के अंदर हम इसको रोड मैप बनाने वाले हैं राइस की तरफ से कि राइस इंडस्ट्री जो आज 1,18,000 करोड़ के आसपास में एक्सपोर्ट करती है और जो हम आज 21 मिलियन टन एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारा विजन है कि इस तरह के कॉन्फ्रेंस के साथ में जो कि इसका बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स मिला है आज पूरे भारत के अंदर, वर्ल्ड के अंदर, हमारा विजन है कि इसको हम हर साल लोगों की डिमांड है यहाँ हिंदुस्तान के अंदर करें और भारत के अंदर जो 2047 के विजन तक राइस के ट्रेड को बढ़ाकर 1,80,000 करोड़ रुपए का लेकर जाएं। और अगली खबर राजस्थान से,
राजस्थान का रुख करेंगे, जहां पर कई जिलों में आज भी रिमझिम बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटे बाद यानी 3 नवंबर को एक नया मौसमी तंत्र सक्रिय होगा, जिसके असर से प्रदेश के दक्षिण पूर्वी इलाकों विशेषकर उदयपुर और कोटा संभाग में 3 से 4 दिन तक हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में दक्षिणी और पूर्वी राजस्थान में हल्की से मध्यम बारिश हुई। बांसवाड़ा के जगपुरा में सबसे अधिक 57 मिलीमीटर वर्षा हुई। वहीं डूंगरपुर में 3.5 मिलीमीटर, फतेहपुर में 1 मिलीमीटर और भीलवाड़ा व करौली में 1 मिलीमीटर से कम बारिश हुई। चित्तौड़गढ़ और डपोक में भी बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग का कहना है कि अरब सागर में बना डिप्रेशन सिस्टम अभी सक्रिय है, जिसकी वजह से नमी का असर राज्य के कई हिस्सों में बना रहेगा। इस बीच सिक्किम में कल रात से लगातार बारिश हो रही है, जिससे कई इलाकों में जलभराव हो गया है। मौसम विभाग ने सिक्किम में आज के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से लेकर भारी बारिश हो सकती है। नाथुला दर्रा और बाबा मंदिर जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है, जहां मौसम अब भी खराब बना हुआ है। वहीं गैंगटॉक, नामची, मंगन, ग्यालशिंग, पाक्योंग और सोरेंग जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने, भूस्खलन संभावित इलाकों से दूर रहने और सफर से पहले मार्ग की जानकारी लेने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 24 घंटों तक मौसम में सुधार की संभावना कम है। ऐसे में लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने और ज़रूरी सावधानियां बरतने की अपील भी की गई है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल और झारखंड में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बिजली और तेज हवाओं के साथ बारिश होने का भी अनुमान है। दिल्ली में वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए आज से एक नया नियम लागू हो रहा है। अब राजधानी की सीमाओं में केवल BS4 और BS6 मानक के कमर्शियल मालवाहक वाहन ही प्रवेश कर सकेंगे। वहीं पुराने यानी BS3 और उससे नीचे के डीजल या पेट्रोल वाहन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे। यह आदेश कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने जारी किया है। आयोग ने कहा है कि पुराने वाहनों से निकलने वाला धुआं दिल्ली की हवा को प्रदूषित करता है, इसीलिए अब केवल BS4, BS6, CNG, LNG और इलेक्ट्रिक वाहन ही दिल्ली में प्रवेश कर पाएंगे। CAQM ने साफ कहा है कि अब BS3 और उससे पुराने मानक वाले सभी ट्रांसपोर्ट और कमर्शियल वाहन दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं रखेंगे। कोई ट्रक हरियाणा, यूपी या राजस्थान का है और वो BS3 या उससे पुराना है तो वह आज से दिल्ली में नहीं आ सकेगा। किसान समाचार में अब वक्त है मंडी भाव का। जानते हैं देश में मंडी भाव। लाल मिर्च की आवक इन दिनों कुछ ही मंडियों में देखने को मिल रही है। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के मुताबिक 30 अक्टूबर के दिन केरल की पलक्कड़ मंडी में 30 अक्टूबर को यहां लाल मिर्च की कीमत थी 18,100 रुपए। 31 अक्टूबर को इसके सौदों में 400 रुपए का उछाल आया, जिसके बाद भाव हो गया 18,500 रुपए। तमिलनाडु की अन्ना नगर मंडी में लाल मिर्च के भाव की बात करें तो यहाँ 30 और 31 अक्टूबर को लाल मिर्च बिना किसी उठापटक के 20,000 रुपए पर बिकी। वहीं राज्य की रासीपुरम मंडी में बीते गुरुवार को लाल मिर्च का दाम रहा 15,000 रुपए। शुक्रवार के दिन इसके सौदे बिना किसी फेरबदल के 15,000 रुपए पर बने रहे। केरल की अन्ना नगर और रासीपुरम की तरह ही यहाँ की अम्बतूर मंडी में भी लाल मिर्च बिना किसी उतार चढ़ाव के 31 अक्टूबर को 20,000 रुपए पर बनी रही। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में देश से होने वाले मसालों के निर्यात पर एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसके मुताबिक भारत से होने वाला लाल मिर्च का निर्यात साल 2024-25 के दौरान बीते 4 सालों के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। भारतीय लाल मिर्च की मांग पश्चिमी देशों से ज्यादा देखने को मिली है। लाल मिर्च के बीते 5 सालों के निर्यात आंकड़ों पर नजर डालें तो भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2019-20 के दौरान भारत से होने वाला लाल मिर्च का निर्यात 4,96,000 टन रहा था, जिसमें साल 2020-21 के दौरान बढ़त देखने को मिली और लाल मिर्च का निर्यात 1,53,815 टन बढ़कर 6,49,815 टन पर पहुंच गया। जबकि साल 2021-22 के दौरान लाल मिर्च के निर्यात में कमी देखने को मिली और निर्यात 5,57,144 टन पर आ गया। साल 2022-23 की बात करें तो उस साल लाल मिर्च के निर्यात में कुछ कमी दर्ज की गई और लाल मिर्च का निर्यात 5,16,177 टन पर आ गया। वहीं साल 2023-24 के दौरान लाल मिर्च का निर्यात बीते साल के मुकाबले 84,960 टन बढ़कर 6,01,084 टन पर जा पहुंचा। वहीं बात साल 2024-25 की करें तो इस साल भारत से होने वाले लाल मिर्च के निर्यात ने पिछले 4 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा और निर्यात का आंकड़ा 7,15,506 टन के पार जा पहुंचा है।
यानी साल 2024-25 के दौरान भारत से होने वाले लाल मिर्च के निर्यात में पिछले साल के मुकाबले 1,14,422 टन की बढ़ोतरी हुई है। बता दें कि मिर्च भारत की प्रमुख मसाला फसल है। देश के आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में मुख्य रूप से मिर्च की अच्छी पैदावार देखने को मिलती है, जिनसे कुल उपज का तकरीबन 80% भाग प्राप्त होता है। इन दिनों देश की कुछ ही मंडियों में काली मिर्च की आमद हो रही है। एग्मार्कनेट के आंकड़ों के अनुसार 31 अक्टूबर को केरल और कर्नाटक की इक्का दुक्का मंडियों में काली मिर्च बिकवाली के लिए पहुंची। हाजिर भाव को देखें तो 30 अक्टूबर को कर्नाटक की मड़ीकेरी की मंडी में काली मिर्च का भाव था 35,000 रुपए। 31 अक्टूबर को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और काली मिर्च 35,000 रुपए पर बनी रही। इसी तरह केरल की कालपेट्टा मंडी में 30 और 31 अक्टूबर काली मिर्च बिना किसी बदलाव के 68,000 रुपए पर बिकी। मड़ीकेरी और कालपेट्टा मंडी की तरह ही उत्तर परवूर मंडी की भी काली मिर्च के सौदों में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला और काली मिर्च का भाव बना रहा 80,000 रुपए पर। आवक कम होने के बावजूद मांग अच्छी है, इसलिए दाम मजबूत बने हुए हैं। निर्यात में भी इस साल काली मिर्च ने अच्छा प्रदर्शन किया है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2023-24 में देश से करीब 17,890 टन काली मिर्च बाहर भेजी गई थी। साल 2024-25 में यह बढ़कर 20,830 टन तक पहुंच गई। इससे साफ जाहिर होता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय काली मिर्च की मांग लगातार बढ़ रही है। अच्छी पैदावार और गुणवत्ता के चलते आने वाले दिनों में निर्यात और भी बढ़ने की उम्मीद है। और आइए बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मौसम को ध्यान में रखते हुए केरल के किसान परिपक्व धान की कटाई कर लें, साथ ही प्राप्त उपज को सुरक्षित स्थान पर भंडारित करें। केरल के किसान धान और काली मिर्च के खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था रखें। साथ ही यहाँ के किसान अदरक, नारियल, सुपारी और इलायची के खेतों में भी उचित जल निकासी बनाएं। केरल के किसान तेज हवाओं से केले के पौधों को सुरक्षित रखने के लिए सहारा प्रदान करें। वहीं तमिलनाडु के किसान साफ मौसम देखकर धान और मूंगफली की पकी हुई फसलों की कटाई कर लें, साथ ही प्राप्त उपज को सुरक्षित स्थान पर रखें। तमिलनाडु के किसान केले के गुच्छों को भी सुरक्षित स्थान पर रखें। तमिलनाडु के किसान धान, मूंगफली और गन्ने के खेतों से अतिरिक्त पानी को बाहर निकाल लें, साथ ही कपास, मक्का, हल्दी और सब्जियों के खेतों से भी बारिश के पानी को बाहर निकालें। इसके अलावा तमिलनाडु के किसान काली मिर्च के बागानों से अतिरिक्त पानी निकालने की व्यवस्था करें ताकि पानी का जमाव न हो। तमिलनाडु के किसान भारी वर्षा के दौरान धान की रोपाई न करें। बात करें मध्य महाराष्ट्र की, तो यहाँ के किसान साफ मौसम में मक्का की कटाई कर लें, साथ ही कटी हुई उपज को सुरक्षित स्थान पर भंडारित करें। यहाँ के किसान ज्वार और चना जैसी रबी फसलों की बुवाई जारी रखें। वहीं कोंकण में धान और हल्दी के खेतों से अतिरिक्त पानी को बाहर निकालने की व्यवस्था करें। वर्षा न होने पर परिपक्व धान और रागी की कटाई कर लें। कटी हुई उपज को सुरक्षित स्थानों पर रखें। कोंकण में अभी के समय लाल शिमला मिर्च, लोबिया और कुल्थी की बुवाई स्थगित करें। वहीं कोंकण के किसान टमाटर, मिर्च और बैंगन जैसी सब्जियों की नर्सरी तैयार करें। मराठवाड़ा के किसान वर्षा न होने पर कपास की कटाई कर लें। कटी हुई उपज को सुरक्षित स्थानों पर रखें। मराठवाड़ा के किसान चना, मूंगफली और कुसुम की बुवाई जारी रखें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। ये समय पत्ता गोभी की बुआई के लिए काफी बेहतर है। पत्ता गोभी की बुआई सितंबर से नवंबर तक की जा सकती है। किसान पूसा मुक्ता किस्म लगा सकते हैं। इस किस्म की बुआई पूरे भारत में किसी भी इलाके में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में बुआई करने पर 300 क्विंटल तक की पत्ता गोभी ली जा सकती है। इस किस्म की पत्ता गोभी आकार में मध्यम, चपटी और गोल होती है। इसके पत्ते हल्के हरे रंग के होते हैं। पत्ते के किनारे लहरदार होते हैं। पत्ता गोभी की ये किस्म बुआई के 70 से 75 दिनों बाद तैयार हो जाती है। इसके अलावा किसान गोल्डन एकड़ किस्म भी लगा सकते हैं। बुआई के 60 से 75 दिनों में तैयार हो जाती है।
1 हेक्टेयर में लगाने पर 200 से 240 क्विंटल तक उपज ली जा सकती है। ये छोटे आकार की लेकिन ठोस होती है। इसके अलावा पूसा बंद गोभी संकर 1 किस्म भी लगाई जा सकती है। ये किस्म जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में लगाने के लिए उपयुक्त है। 1 हेक्टेयर में इसकी 350 से 400 क्विंटल तक की उपज ली जा सकती है। इसके बाद बंद गोल, ठोस, हरे और बाहरी पत्तियों से लहरनुमा ढके हुए होते हैं। बुआई से पहले खेतों को जोत कर अच्छी तरह तैयार कर ले। खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर ले। 1 हेक्टेयर में बिजाई के लिए 400 से 500 ग्राम बीज काफी रहेंगे। बुआई के समय कतार से कतार की दूरी 45 से 50 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर रखें। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई कर दें। इसके बाद 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। खरपतवार पर काबू के लिए 2 बार निराई करें। खेती किसानी के साथ आइए अब नजर डालते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पंजाब और पुडुचेरी के स्थापना दिवस पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। पीएम ने आज नया रायपुर के ब्रह्म कुमारी के शांति शिखर का उद्घाटन किया, जो आध्यात्मिक शिक्षा, शांति और ध्यान का एक आधुनिक केंद्र है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारा अध्यात्म हमें सिर्फ शांति का पाठ ही नहीं सिखाता, वो हमें हर कदम पर शांति की राह भी दिखाता है। प्रधानमंत्री ने जीवन का उपहार कार्यक्रम के तहत सफलतापूर्वक हृदय रोग का उपचार करा चुके बच्चों को प्रमाण पत्र प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने दिल की बात कार्यक्रम के तहत उपचार करा चुके बच्चों से संवाद किया। अस्पताल से 2500 बच्चे सफलतापूर्वक उपचार करवा चुके हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मलेशिया के कुआलालंपुर में आसियान देशों के रक्षा मंत्री और संवाद साझेदारों की बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जब ADMM+ की शुरुआत साल 2010 में हनोई में हुई थी तो ये आसियान की दूरदर्शी सोच का प्रतीक था, लेकिन पिछले 1.5 दशक में ये फोरम निरंतर विकसित हुआ है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक वीडियो संदेश जारी किया है। इस संदेश में उन्होंने जनता से अपील की है कि वो एक बार फिर से एनडीए गठबंधन पर भरोसा जताएं और नए विकसित बिहार के निर्माण में अपनी भागीदारी निभाएं। निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सुचारू रूप से संचालन के लिए तैनात 348 प्रेक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक की। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने आज चक्रवात मोन्था के प्रबंधन और उसके प्रभाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सरकारी अधिकारियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं की सराहना की। कार्यक्रम में 175 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दिल्ली सीमा शुल्क अधिकारियों ने बैंकॉक से आई एक महिला यात्री से 970 ग्राम नशीला पदार्थ जब्त किया। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार। सर्दी की दस्तक के साथ पशुपालन में क्या करें बदलाव? पशुधन को बीमारियों से बचाने के लिए कौन से हैं उपाय? छोटे छोटे लक्षण कैसे बन सकते हैं बड़ी समस्या का सबब? जानने के लिए देखिए सर्दियों में दुधारू पशुओं में होने वाले संभावित रोग और नियंत्रण। इस रविवार शाम 6:30 पर अपना पशु चिकित्सक लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। मिट्टी सोना है यारों, सुन लो रे सारे, अपने ही हाथ
हाथों से क्यों काटे दाम सारे, एकता का नारा लगाओ, एफपीओ अपना बनाओ। किसान उत्पादक संगठन एफपीओ समागम पर विशेष कार्यक्रम 1 नवंबर शाम 5:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। सोना है यारों। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।